डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के मॉडल पेपर यानी कि सोलवर्ड पेपर के बारे में। यह प्रीवियस ईयर का पेपर है जो 30 अप्रैल 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार नवोदय के सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट, नवोदय में कुल 80 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमारा जो पहला पार्ट होता है वो रीजनिंग का होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड पार्ट हमारा लैंग्वेज का होता है, और आज हम हिंदी लैंग्वेज के पेपर के बारे में बात करेंगे, इसलिए हिंदी में भी 20 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से टोटल हमारे 80 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है। इस तरीके से नवोदय का पेपर 100 नंबर का होता है। आपकी जो कट ऑफ होती है वो 100 नंबर में से कट ऑफ बनती है। अब हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो रीजनिंग का पार्ट होता है। रीजनिंग में टोटल 10 पार्ट बनाए गए हैं। प्रत्येक पार्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से 40 क्वेश्चन रीजनिंग में होते हैं। अब इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, जिससे आप सभी को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आप तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पेपर सोल्व करने से पहले, यानी कि मैं आपको पेपर सोल्व करवाऊंगा उससे पहले आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। आप जो पेपर सोल्व कर रहे हैं उससे पहले आपको अपना आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। आपको खुद से नोट डाउन कर लेना है, जिससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले एक बार यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। डियर स्टूडेंट, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन हमारे इसमें होंगे, और ये नवोदय का प्रीवियस ईयर का पेपर है। हूबहू ये ही पेपर पिछले साल आया था, तो इसी के बेस पे हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो पहला भाग है इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसका इंस्ट्रक्शन आपको पेपर के ऊपर दिखाई देगा। इस इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न के 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, यानी कि एक जैसे हैं, जबकि एक अन्य चित्र भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का हमें चयन करना है, और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न को संगत संज्ञा के सामने वाले वृत्त को काला करना है। यानी कि हमारा जो पहला भाग है ये ओड मैन आउट का है। इसमें हमें सबसे डिफरेंट जो फिगर है वो फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका आंसर कौन सा है, वो नोट डाउन कर लेना है, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। आई होप आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। चलिए सोल्व करवाते हैं। पहला जो ऑप्शन है हमारा ए है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 3 इसमें डॉट हैं। जो इनका सीक्वेंस है वो इस तरीके से है। सेकंड जो ऑप्शन है इसका सीक्वेंस भी ऑप्शन ए से मैच करता है, लेकिन ऑप्शन सी में जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से ना होकर अपोजिट है, और ऑप्शन डी का सीक्वेंस भी ऑप्शन बी से मैच करता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए, बी और डी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन ऑप्शन सी हमारा डिफरेंट है, इसलिए हमारा क्वेश्चन 1 में आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा। चलिए ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए में जब आप देखेंगे तो एक एरो मार्क है। एरो मार्क के नीचे सबसे बड़ी लाइन है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ऑप्शन बी में भी सेम यही कंडीशन है। एरो मार्क के नीचे बड़ी लाइन, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ऑप्शन सी में भी एरो मार्क है, लेकिन एरो मार्क के जस्ट नीचे बिल्कुल छोटी लाइन है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। और ऑप्शन डी में
एरो मार्क के नीचे सबसे बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। इस तरीके से हमारा जो पैटर्न फॉलो अप हो रहा है वो ऑप्शन ए, बी और डी में सीक्वेंस ऑर्डर में है, लेकिन ऑप्शन सी सबसे डिफरेंट है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक बार जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ऑप्शन सी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हम देखेंगे तो इसमें टोटल 4 क्रॉस मार्क हैं। ऑप्शन बी में 5 क्रॉस मार्क हैं, ऑप्शन सी में 4 क्रॉस मार्क हैं और ऑप्शन डी में भी 4 क्रॉस मार्क हैं। तो आपको क्लियर पता चल गया होगा प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें हमारा ऑप्शन बी इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार फटाफट से अपना आंसर नोट डाउन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में जो फिगर हमें दिखाई दे रही है इसके टोटल 4 पार्ट इसमें किए गए हैं, यानी कि 4 टुकड़ों में इसको डिवाइड किया गया है। ऑप्शन बी में जो फिगर दिखाई दे रही है इसको भी 4 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन सी में भी 4 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, लेकिन ऑप्शन डी में 3 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। इस वजह से हमारा एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरीके से हमने टोटल 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 को सोल्व करने से पहले आपको पेपर में जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है वो हमें केयरफुली रीड करना है। प्रश्न संख्या 5 से 8, क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम होने वाला है। बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, तथा दाईं ओर यानी कि हम जो बैठे हैं इसके बिल्कुल दाईं ओर यानी कि इस साइड ए, बी, सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं जो बिल्कुल आपको इस बॉक्स में दिखाई दे रहे होंगे। इन उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनकर तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न को संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हमें OMR सीट में फिल करना है। जो हमारा ऑप्शन होगा उसको, उस ब्लैंक ऑप्शन को फिल करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक हमें सेम फिगर वाले क्वेश्चन सोल्व करने होंगे जो रीजनिंग में हमारा 2nd चैप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें इसके टॉप एरिया को देखेंगे तो इस तरफ मुड़ा हुआ है जो ऑप्शन बी में अपोजिट साइड में है। इसके अलावा हमारा जो 2nd पार्ट है इसके कॉर्नर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे जो सी और डी में बिल्कुल अलग है। तो बचा हमारा ऑप्शन ए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 अपना सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से सभी विद्यार्थी एक बार सोल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन फिगर को देखना है ध्यान से। अब हमें वो ऑप्शन एलिमिनेट करना है जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम इसके टॉप एरिया को ध्यान से देखेंगे तो सभी में एक जैसा है, लेकिन इसके जस्ट इससे नीचे वाला जो सीक्वेंस है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल इससे बिल्कुल अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। अब बचा हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सभी विद्यार्थी एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लेंगे। चलिए इसमें हमें सबसे डिफरेंट ऑप्शन इसमें फाइंड आउट करना है। चलिए आप सभी ने अपना आंसर चेक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को अब सोल्व करते हैं। तो हमें सेम फिगर वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। 1 2 4 1 2 3 जो बिल्कुल गलत है। 1 2 9 ये भी इसमें आंसर नहीं हो सकता। 1 2 4 1 2 4 ये दोनों मैच कर रहे हैं। नीचे का देखेंगे 3 5 8 3 5 9 ये भी मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन बचा डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को सभी विद्यार्थी एक बार फटाफट से सोल्व कर लेंगे।
आई होप आपने अपना आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। हमारी जो क्वेश्चन फिगर है ये बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी। यही सेम हूबहू इससे मैच करने वाली फिगर ऑप्शन डी बिल्कुल अलग है, ऑप्शन सी भी बिल्कुल अलग है और ऑप्शन ए भी मैच नहीं कर रहा। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड के बारे में, यानी कि तीसरा भाग। इसमें भी हमारे जो इंस्ट्रक्शन हैं ये आपको टॉप में दिखाई दे रहे होंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जो बिल्कुल आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है, जिसका लुप्त भाग दर्शाया गया है और दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के चित्र पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न को संगत संख्या सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कि हमें जो ब्लैंक पार्ट है ये ब्लैंक पार्ट हमें फिल करना है और वो इमेज इसमें फिट करनी है जिसको बिना घुमाए इसमें आसानी से फिट किया जा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिए आप, इसका जो अंदर का जो स्क्वायर पार्ट है ये बिल्कुल ब्लैंक है, सॉलिड फिल है इसमें, यानी कि ब्लैक किया हुआ है। तो इसमें सॉलिड फिल किया हुआ पार्ट कौन सा है? ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि ये फिल नहीं है। ऑप्शन सी ये फिल कर सकते हैं, लेकिन इसको फिल करने के लिए हमें ये वाली साइड चूज करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा जो बॉटम है वो राइट साइड का जो बॉटम है वो हमारा ब्लैंक है। इसमें अप्रोप्रिएट आंसर हमारे दो हो सकते हैं। अब हमें ध्यान से देखना है कि कौन सा हमारा आंसर फिट होगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो आंसर है इसमें जो ये लाइंस हैं ये इस सीक्वेंस में हमें दी गई हैं और इसी सीक्वेंस से इसमें इसके अंदर हैं और इस सीक्वेंस के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिए और अपने आंसर को नोट डाउन कीजिए और फिर ध्यान से समझिए कि आपका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट है इसमें हमारा ब्लैंक पार्ट ये वाला है। अब इस ब्लैंक पार्ट को फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए इसकी जस्ट सामने वाला जो इमेज है इसमें हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सामने ड्रॉ हो रही है। इसके बाद में ये वाला भाग आएगा, इसके बाद में ये वाला भाग आएगा और फिर इस तरीके से ये अटैच होगा जो ऑप्शन ए को मैच करता है। ऑप्शन डी भी आउट, ऑप्शन सी भी आउट एंड ऑप्शन बी भी आउट। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, एक बार से सभी विद्यार्थी अपना आंसर नोट डाउन करेंगे। सभी ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट है इसमें अपना जो ऊपर वाला पार्ट है ये फिल नहीं किया हुआ है, यानी ब्लैंक है। इसको हमें फिल करना है। फिल करने के लिए देखिए हमें एक पैटर्न फॉलो करना होगा। ये लाइन हमारी टच हो रही है, इसके बाद में हमारा सर्कल है, इसमें सर्कल के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी लाइन टच है और इसके बाद में दूसरा पैटर्न हमारा एरो मार्क है। इसमें हमारी फर्स्ट लाइन एक बार दोबारा से देखेंगे, फर्स्ट लाइन सर्कल एंड ये वाला पार्ट हमें इसमें से ढूंढना है। जो पैटर्न फर्स्ट में सबसे पहले यहाँ लाइन होनी चाहिए थी जो नहीं है, इसके अंदर नहीं हो सकती। ये भी इससे मैच नहीं कर रहा, ये भी इससे मैच नहीं कर रहा, इससे मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन डी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे।
चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें हमारा जो ये ब्लैंक पार्ट है इसको हमें फिल करना है। ब्लैंक पार्ट में सबसे पहले हमारा ये जो सर्कल है ये कंप्लीट होना चाहिए। सर्कल के बाद में हमारी ये लाइन ड्रॉ होगी और लाइन के बाद में हमारा ये वाला पार्ट फिल होगा। तो यही इसी तरीके से ड्रॉ होने वाला पैटर्न जो है ये वाला पार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक बार सर्कल फिल किया हुआ है। ये अपोजिट साइड में है, ये भी अपोजिट साइड में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा ऑप्शन एकमात्र बचता है बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट का जो इंस्ट्रक्शन है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक के जो क्वेश्चन हैं वो फोर्थ पार्ट में शामिल किए गए हैं जो हमें सोल्व करने हैं। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए समान स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, यानी कि एक सीरीज में ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से, यानी कि ये वाले चित्र, एक चित्र का चयन करें और जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न को संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ये सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अब आप इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्रॉपर इसमें जो पैटर्न है वो फिल हो रहा है। सबसे पहले हमारा सॉलिड फिल है, इसके बाद में हमारा ब्लैंक पार्ट है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये वाला जो सर्कल है ये यहाँ पर पहुँच जाता है, ये वाला यहाँ पर पहुँच जाता है और एक नया इसमें ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर ब्लैंक पार्ट था, ब्लैंक पार्ट यहाँ से होकर मूव यहाँ हो जाता है, ये यहाँ मूव हो जाएगा और ये वाला यहाँ मूव हो जाएगा और यहाँ पर एक सॉलिड फिल आ जाएगा। अब सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर सॉलिड फिल हो चुका है, ये वाला नेक्स्ट मूव हो गया, ये वाला यहाँ पर मूव हो चुका है और ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। अब चारों कोने जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारा जो नेक्स्ट सर्कल है वो किस फेज पर जाएगा, किस फेज पर ये जाएगा। तो भाई देखिए हमारा ये वाला जो पार्ट है ये उठकर बीच में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और हमारा जो सॉलिड फिल है, सॉलिड फिल यहाँ से इस वाले स्थान पर आ जाएगा, ब्लैंक यहाँ पर आ जाएगा, सॉलिड फिल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हमारा ब्लैंक पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा पैटर्न मैच करता है ऑप्शन बी। हमारा ब्लैंक पार्ट है, यहाँ पर हमारा सॉलिड फिल आने वाला था, सॉलिड हो चुका है, यहाँ हमारा ब्लैंक आएगा, यहाँ हमारा सॉलिड आएगा, यहाँ हमारा नया ब्लैंक आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी इसमें एक्यूरेट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक बार से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, फिर मैं आपको इस सोल्व करवाऊंगा ये क्वेश्चन। जल्दी से अपना आंसर नोट डाउन कर लें और चेक करें कि आपका आंसर सही है या नहीं है। और आपने कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन के बाद में ये भी बताना है कि आपने टोटल कितना स्कोर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें फर्स्ट फिगर है इसको ध्यान से देखना है। अब इसमें हमारा जो एरो मार्क है, ये वाला एरो मार्क, ये दक्षिण दिशा की तरफ 45 डिग्री मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ से उठ के हमारा एरो मार्क यहाँ आ गया, फिर यहाँ से उठ के हमारा एरो मार्क इस स्थान पर आ चुका है, यहाँ से मूव होकर हमारा एरो मार्क यहाँ आ गया। अब यहाँ से मूव होकर हमारा एरो मार्क इस जगह आएगा, जिसमें एरो मार्क हमारा यहाँ पर इस जगह है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, 3 है। ऑप्शन ए हमारा कट हो चुका है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एरो मार्क, ये जो हमारा एरो है यानी फ्लैग का जो सिंबल है, इसके जस्ट पीछे भी फ्लैग का सिंबल है और हमारा जो फ्लैग है वो यहाँ पर होना चाहिए था और
इस फ्लैग और इस फ्लैग के बीच में एक लाइन है जो ब्लैंक है। अब हमारा फ्लैग यहाँ पर है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। इसके बीच में एक ब्लैंक होना चाहिए था, जो इसमें भी ब्लैंक है, इसमें भी ब्लैंक है, इसमें भी ब्लैंक है, एक्यूरेट है। लेकिन इसके जस्ट बाद में आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे फ्लैग के पीछे एक और फ्लैग यानी एक और एरो मार्क था, जो ना तो इसमें है ना ही ऑप्शन सी में है, ओनली ऑप्शन बी में है। तो इसलिए हमारा इसमें एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है विद्यार्थियों, समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन सोल्व करें, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कर सकते हैं, मैं आपको अलग से अच्छे तरीके से इसको मैं समझा दूंगा बाद में। आई होप आपने अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। देखिए पार्ट फर्स्ट, इसमें एक हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल यहाँ पर फिल हो जाता है और इसके बाद में हाफ सर्कल यहाँ कंप्लीट है और एक और हाफ सर्कल हमारा ड्रॉ हो जाता है और ये हाफ सर्कल यहाँ जाकर ये भी फिल हो जाएगा। तो इसी पैटर्न को फॉलो अप करते हुए हमारा जो सर्कल है जो फिल हो रहा है वो ऑप्शन बी में है, क्योंकि ऑप्शन ए है इसकी जो लाइन्स हैं वो ब्लैंक हैं और इसमें डबल बॉर्डर इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, और हमारा ऑप्शन बी है जो इससे एक्यूरेट नेक्स्ट पैटर्न को मैच करता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सभी विद्यार्थी एक बार अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या आंसर इसमें करना है। फर्स्ट पार्ट इसमें देखिए, इसमें देखिए आप 4 बॉक्स इसमें बने हुए हैं, 4 के बाद में इसमें 3 बॉक्स यहाँ बन जाते हैं, 3 के बाद में 2 बन जाते हैं, तो यहाँ एक बॉक्स और बनेगा जो ऑप्शन ए में है। राइट, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करते हैं पार्ट 5 के बारे में, यानी कि 5वें पार्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक पार्ट 5 है जो इसमें शामिल होने वाला है। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं, सेट फर्स्ट एंड सेट सेकंड। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह है जो बिल्कुल यहां दिखाई दे रहा है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, यानी कि इन दोनों में आपस में एक फिक्स रिलेशन है। इस तरह का संबंध दूसरे सेट व तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। सेकंड सेट हमारा ये वाला है और इसमें हमारा जो रिलेशन है, जो फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन है वो ही थर्ड का फोर्थ से रिलेशन होगा। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाला वृत्त काला करें। 5th जो पार्ट है हमारा, इसमें यह बताना चाह रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन फिगर है इसमें फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर से रिलेशन, एक फिक्स रिलेशन है, वही रिलेशन सेकंड पार्ट के थर्ड से फोर्थ फिगर के बीच में वही रिलेशन हमारा होगा। अब हमें सबसे पहले यह चेक करना है कि हमारा फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर का क्या रिलेशन है। पहले विद्यार्थियों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसके बीच में ये ब्लैंक पार्ट है, ये उठाकर यहां रख दिया गया है। अब वो ही पार्ट यहां पर, ये जो ब्लैंक पार्ट है ये हमें यहां चूज करना है, और इसके अलावा ये साइड से बंद है तो ये भी पार्ट हमारा बंद होगा, जो ऑप्शन हमारा बी है इससे मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए, आप सभी ने अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट फिगर है,
फर्स्ट फिगर में बाहर हमारा त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर हमारा सर्कल है, तो हमारा जो सर्कल है वो इनलार्ज यानी बड़ा हो जाता है और हमारा जो रेक्टेंगल है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर 3rd to 4th में भी यही रिलेशन होगा। हमारी जो स्क्वायर शेप है वो हमारी छोटी हो जाएगी, जो यहाँ इस पार्ट में छोटी हो रखी है और इसमें भी, तो हमारा ऑप्शन डी और सी तो कट चुका है। और अंदर जो त्रिभुज है ये हमारा बड़ा हो जाएगा, जो इसमें भी बड़ा है और इसमें भी बड़ा है। यहाँ तक सब एक्यूरेट है, लेकिन एक चीज हमें नोट डाउन करनी है कि इसमें जो त्रिभुज है ये फिल किया हुआ है, तो ऑप्शन बी में ब्लैंक है और ऑप्शन ए में फिल कर रखा है, इसलिए हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को सभी विद्यार्थी एक बार से सोल्व कर लेंगे, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं। क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आपको एक फिक्स रिलेशन क्रिएट करना है। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था कि क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन फिगर है इसमें दो पार्ट बनाए हुए हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट एंड सेकंड इमेज में जो रिलेशन है वही रिलेशन पार्ट सेकंड के थर्ड एंड फोर्थ इमेज में रिलेशन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे बाहर हमारा एक स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप के जो चारों एंगल्स हैं इनके ऊपर लाइन ड्रॉ की हुई है, और जितनी लाइन हमारी ड्रॉ कर रखी हैं इसके साइड में 4 लाइन ड्रॉ की गई हैं, तो इसके अंदर भी 4 हमारे क्रॉस मार्क हैं। इसी तरीके से हमारा रेक्टेंगल है, इसमें 3 लाइन है और 3 लाइन है, तो इसके अंदर भी 3 क्रॉस मार्क होंगे जो ऑप्शन बी के अंदर है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन एक बार सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखेंगे, समझकर आपको सोल्व करना है। इसमें भी वही पैटर्न हमें फॉलो अप करना है जो हमें क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 17 में हमें जो पैटर्न फॉलो किया है। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक इमोजी, एक शेप बनाई हुई है, और इस शेप में जो ये लाइन है, इस लाइन के बाद में एक लाइन नीचे ड्रॉ हो गई है और इसमें भी एक लाइन नीचे ड्रॉ हो गई है, और इसमें नीचे ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ऊपर ड्रॉ हो गई है इस तरीके से और इस तरीके से। तो इसमें भी एक लाइन नीचे ड्रॉ होगी और इसमें ऊपर ड्रॉ होगी, जो हमारी ऑप्शन डी को मैच करता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 के जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें पहले केयरफुली रीड कर लेने हैं। प्रश्न संख्या 21 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, यहां पर दर्शाया गया है, और दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD और में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र में ज्यामिति चित्र को पूरा करने वाले चित्र को ज्ञात करें। वे अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में जो एप्रोप्रिएट आंसर है उसको ब्लैक सर्कल से कंप्लीट करें। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें फिगर्स दी गई हैं। एक स्क्वायर शेप होगी, एक सर्कल होगा और एक रेक्टेंगल होगा या ट्रायंगल हो सकता है। तो इनको हमें कंप्लीट करने के लिए एक एप्रोप्रिएट फिगर इसमें चूज करनी होगी जिससे एक प्रॉपर शेप इसमें क्रिएट हो सके। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें एक स्क्वायर शेप कंप्लीट हो रही है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 पहले सोल्व करना है और अपना आंसर नोट कर लेना है या अपने माइंड में रख लेना है। फिर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। अब सबसे पहला फिगर हम चेक करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान से समझिए, ये हमारा जो ऑप्शन है
ये हमारा ऑप्शन इस तरीके से हमारी ये फिगर क्रिएट होने वाली है। तो ये जो हमारा ब्लैंक पार्ट है ये किसको मैच करता है? ये सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है, ये वाला पार्ट भी ड्रॉ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक सीधी लाइन होनी चाहिए थी। तो बचा हमारा पार्ट सी, तो हमारा सी आंसर एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी को सोल्व करना है। आई होप आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन को, हमारा जो पार्ट है इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। तो ये जो एरिया है, ये भाग अगर हमें मिल जाए तो हमारा स्क्वायर शेप कंप्लीट हो जाएगा। जो इससे मैच नहीं करता, इससे भी मैच नहीं करता, इससे भी मैच नहीं करता, हमारा ऑप्शन मैच करता है ऑप्शन सी से, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर नोट डाउन करके चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 में एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, एक इस तरीके से ड्रॉ करनी है, और एक ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, और इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारे ए बी सी और डी तीनों से मैच नहीं करती है, ओनली ऑप्शन ए से मैच करती है। क्वेश्चन नंबर 24। सभी विद्यार्थी जल्दी से अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। 24 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल है, सर्कल को आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे और ये हमारा जो ब्लैंक पार्ट है यही हमारा आंसर होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ना तो ऑप्शन सी हो सकता है ना डी हो सकता है। ऑप्शन बी को भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये कर्व जो इसमें कट मार्क हैं ये इतने रोटेट नहीं हो रखे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं हम पार्ट नंबर 7 के बारे में। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस रीड करने होंगे। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है और दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब की उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR में ब्लैक सर्किल फिल करें। यानी कि ये हमारा जो पार्ट है ये मिरर इमेज का पार्ट है। तो एक बार आप सभी को क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करना है। जल्दी से सोल्व करेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो मिरर है वो इस साइड रखा हुआ है, तो हमारी कॉमन सी बात है फिगर हमारी इस साइड बनेगी। तो हमें सोल्व करना है। सबसे पहला हमारी ये वाली लाइन ड्रॉ होगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर एरो मार्क, और एरो मार्क के बाद में हमारा ये वाला और यहाँ पे एरो मार्क। ये वाला फिगर हमारा एक्यूरेट है। जो किससे मैच करता है? हमारा एरो मार्क गलत दिशा में जा रहा है, इसमें भी रॉन्ग साइड है और इसमें अंदर की साइड है, तो ऑप्शन बी इसमें एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 26। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 26 को जल्दी से सोल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को सोल्व करते हैं। आपका जो मिरर है वो इस साइड रखा हुआ है, एक्स वाई का जो पार्ट है ये आपका मिरर का है। सबसे पहले पी बनेगा जो इस साइड इस तरीके से बनेगा, ओ सेम ओ की तरह रहेगा, आर हमारा इस तरीके से बनेगा और ये हमारा सी होगा। तो इस तरीके से हमारा ए गलत है, और हमारा जो बी पार्ट है वो ध्यान से देखेंगे तो बी पार्ट हमारा मैच करता है, और सी में हमारा सी पहले है इसलिए सी भी नहीं हो सकता, और हमारा डी भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट से सोल्व करेंगे।
इसमें भी आपका जो मिरर है एक्स वाई है जो आपकी राइट हैंड साइड में दे रखा है, तो उसी तरीके से आपको ये प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारा जो मिरर है वो राइट हैंड साइड में एक्स वाई के पार्ट में दिया गया है, तो हमारा जो बॉक्स है वो इसी तरीके से रहेगा। हमारी जो ये लाइन है वो यहाँ से शुरू होगी इस तरीके से, ये वाली लाइन है वो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे सर्कल मार्क होगा, और हमारा जो ये सर्कल मार्क है ये ऊपर की साइड होगा और ये हमारा पार्ट फिल होगा। तो ये वाला आंसर हमें मैच करना है जो ऑप्शन ए। ध्यान से आप देखेंगे तो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इसमें एक्यूरेट होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से सोल्व कर लेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। मिरर आपका एक्स वाई राइट हैंड साइड में है, तो सबसे पहले आपका जो देखिए ये जो टिक मार्क है ये यहाँ होगा, फिर इस तरीके से होगा, फिर इस तरीके से होगा, फिर आपका ये सर्कल यहाँ होगा, फिर यहाँ इस तरीके से होगा, और फिर यहाँ आपका ये वाला पार्ट होगा। तो इस तरीके से मैच करने वाला हमारा जो पार्ट है वो ओनली सी है, बाकी सब रॉन्ग साइड में है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8th पार्ट, इसको सोल्व करना है हमें। इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर यानी कि इस साइड प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को इस तरह पेच किया जाए कि दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर जिस प्रकार दिखाई देगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने। यानी कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का ये पार्ट है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 को सोल्व करना है, तो सभी विद्यार्थी एक बार क्वेश्चन नंबर 29 को सोल्व कर लेंगे जल्दी से। चलिए सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें हमारा जो पेपर है ये ऊपर की साइड मोड़ना है, फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मोड़ना है, फिर ऊपर की तरफ मोड़ना है। इस तरीके से मोड़ने के बाद में हमें यहाँ से इसको कट कर देना है। अब इसको ओपन करेंगे तब हमारा आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले ओपन करेंगे तो यहाँ हमारा एक कट मार्क होगा, यहाँ से फिर यहाँ होगा, फिर ऊपर की तरफ भी होगा, और ऊपर की तरफ होगा तो ये सभी साइडों में कट होते हुए चारों तरफ ये हमारा जो कटिंग पार्ट है ये फैल जाएगा, इसलिए इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 यानी क्वेश्चन नंबर 30, एक बार सभी विद्यार्थी अपना आंसर नोट डाउन करेंगे, फिर अपन सोल्व करवाते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आप सभी ने अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। चलिए सोल्व करवाते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन को। सबसे पहला जो पार्ट है ये पेपर को ऊपर की तरफ मोड़ा गया, फिर इस दिशा में मोड़ा गया, और फिर यहाँ पर 2 लाइन यहाँ खींची गई और 1 लाइन यहाँ खींची गई। तो जब इसको हम खोलेंगे तो 2 लाइन हमारी आगे बढ़ेंगी और 1 लाइन यहाँ आएगी, ठीक है। फिर इसमें ये 1 लाइन यहाँ, 1 लाइन यहाँ, और ये 2 लाइन यहाँ रहेंगी। इस तरीके से हमारा पार्ट ये बनेगा। जो हमारा पार्ट है ये ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल ए की तरह मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी से अपना क्वेश्चन 31 सोल्व करेंगे, फिर अपन इसका आंसर करवाते हैं। चलिए सोल्व करवाते हैं विद्यार्थी 31 को।
सबसे पहले ऊपर की तरफ मोड़ना है, फिर अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मोड़ना है और फिर इसमें एक लाइन इस तरीके से और इस तरीके से दो ब्लैंक पार्ट करने हैं। जब इसको खोलेंगे तो इसके नीचे भी इसी तरीके से हो जाएगा और इसके सामने की तरफ भी ये इसी तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको जब हम नीचे खोलेंगे तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पैटर्न यहाँ आ जाएगा। तो ये कंप्लीट चारों साइडें हैं जो इसकी फिल हो जाएंगी, जो हमारे ए पार्ट को मैच करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व करेंगे। जल्दी से आपको ये क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व करना है। चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 32 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ इस पार्ट को मोड़ना है, फिर अपने लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ना है, फिर एक डॉट होगा और एक त्रिभुज की जो शेप है वो फिल की हुई है। जब इसको हम खोलेंगे तो ये पार्ट हमारा इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी, एक बार मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ इसको। ये वाला पार्ट है और ये हमारा ये फिल हो जाएगा और फिर हमारा ये पार्ट भी फिल हो जाएगा। डॉट यहाँ आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये पार्ट फिल होगा और ये पार्ट फिल होगा, ये डॉट यहाँ होगा और ये डॉट यहाँ होगा। तो इस तरीके से होगा, जो पार्ट हमारा सी की तरह मैच कर रहा है, इसलिए हमारा 32 में ऑप्शन सी एक्यूरेट होगा। 9th पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया गया है। यानी कि ये जो कटे हुए पार्ट हैं, इनसे कौन सा चित्र हमारा बनेगा और वो ही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33, एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से अपना क्वेश्चन सोल्व करें। चलिए सोल्व करते हैं वीडियो को, क्वेश्चन को 33 को। हमारा जो पहला ऑप्शन है, देखिए इस पार्ट से फिगर किस तरीके से नहीं बनाई जा सकती, ये शेप है जो हमारे पास है ही नहीं। ऑप्शन बी, हमारे पास ये शेप है, ये बिल्कुल इसमें ये वाली शेप से बना है। सेम यही फीस शेप यहाँ पर है तो ये शेप यहाँ पर है और ऑप्शन सी में ये वाली शेप यहाँ है। और अगर ऑप्शन सी की बात करें तो हमारे पास ये शेप बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए विद्यार्थियों सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 में आप इन सभी को जब हम जॉइंट करते हैं तो कॉमन सी बात है, इसमें हमारा ऑप्शन डी क्रिएट होता है और बाकी के एक भी ऑप्शन ऐसे नहीं हैं जो इसके सिमिलर हैं, इसलिए हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 35 को एक बार से सोल्व कर लेंगे। चलिए सोल्व करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए में ऐसी कोई स्क्वायर शेप नहीं है जिससे ये बना हुआ है। इसमें 3 स्क्वायर शेप हैं, इसमें भी 3 स्क्वायर शेप हैं। ऑप्शन बी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 स्क्वायर शेप हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 36। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 36 को जल्दी से जल्दी सोल्व कर लीजिए और फिर मैं आपको इसका आंसर समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 में आप ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पर है, एक त्रिभुज यहाँ पर है। तो इसमें भी 2 त्रिभुज हैं, इसमें कोई त्रिभुज नहीं है और इसमें भी 2 त्रिभुज इसमें बने हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट,
तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो एलिमिनेट हो जाता है। और अगर इस पार्ट को हम जोड़ते हैं तो ये एक्यूरेट इस तरीके से इसमें ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा आंसर सी जो है वो इसमें परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इनके इंस्ट्रक्शन को हम ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न को संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कि हमें यह चेक करना है कि जो हमारी क्वेश्चन फिगर है वो कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 37, तो सभी विद्यार्थी एक बार क्वेश्चन नंबर 37 को सोल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को सोल्व करते हैं। हमारी जो क्वेश्चन फिगर है वो हमें ध्यान से चेक करना है कि किस क्वेश्चन में हमारी छिपी हुई है। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये पार्ट हमारे इससे मैच करता है। बाकी बी सी डी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ये फिगर बनी हुई है, तो इसलिए हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 को सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी सोल्व कर लें। चलिए सोल्व करवाते हैं विद्यार्थियों। देखिए हमारा जो ए पार्ट है, ए पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा एप्रोप्रिएट फिगर एक सीधी लाइन जो है इस ये ड्रॉ करने के बाद में कहीं भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी में आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन के बाद यहाँ घूमेगा और यहाँ घूमने के बाद इस तरीके से और फिर ये ऊपर। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी इसमें एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 39 सभी विद्यार्थी एक बार सोल्व कर लेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए विद्यार्थियों सोल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें अगर आप पार्ट डी को ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये फिगर बना हुआ है। इसमें ये वाली लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए, फिर यहाँ ड्रॉ कीजिए और फिर ये सीधा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी इसमें एक्यूरेट होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में हमारा ये फिगर क्रिएट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। हमारा जो क्वेश्चन फिगर है इसको अगर प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान से देखेंगे तो एकमात्र ऑप्शन सी जो है इसमें ये क्वेश्चन फिगर हमारी क्रिएट हो रही है और यही हमारा ऑप्शन सी इसमें आंसर होगा। इस तरीके से हमारा रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैथमेटिक्स का, तो अब मैथमेटिक्स के पार्ट को हम समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ₹600 की एक राशि साधारण ब्याज पर, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 600 रुपए। आगे बताया है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में, यानी हमारा टाइम है वो 4 ईयर है। 720 रुपए हो जाते हैं, यानी हमारा जो अमाउंट है वो है 720 रुपए। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो जाए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाए 2% से, तो बताइए हम 4 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 10। सो SI यानी हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है भाई, हमारा प्रिंसिपल 600 रुपए है, अमाउंट हमारा 720 है, तो SI इज इक्वल टू 720 माइनस 600, हमारा जो इंटरेस्ट है वो है 120 रुपए। 100
इंटू 120 अपॉन प्रिंसिपल 600 रुपए है इंटू 600 इंटू टाइम है हमारा 4 ईयर। कैंसिल आउट करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट होगा, 6 2 जा 12, 20 टाइम 4 5 जा 20, यानी कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारी 5%। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब हमें बताना क्या है, आगे कहा गया है कि अगर हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% से इंक्रीज हो जाए तो बताइए हमारा अमाउंट कितना होगा। पहले हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 थी, 2% से इंक्रीज होगी तो 7% हो जाएगी, राइट। तो देखिए 600 हमारा क्या है प्रिंसिपल, 7% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी और 4 वर्ष हमारा टाइम रहेगा, तो कैंसिल आउट करेंगे, 6 हो जाए 24, 6 चौका 24, 24 7 168, 24 7 168, तो 600 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, 168 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो हो जाएगा 768। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 768। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार 2/3/4 मीटर लंबा है। एक तार है जिसकी लेंथ है 2/3/4 मीटर। अब ये दो भागों में टूट जाता है, यानी कि ये जो तार है ये दो हिस्सों में टूट जाता है और जो एक भाग है वो दूसरे भाग से कितना बड़ा है, 5/8। तो भाई एक साधारण सी बात आप यहां पे समझिए, हमारे पास एक तार का टुकड़ा है 2/3/4 मीटर का। अगर इसमें से जो दूसरा तार है वो दूसरे तार से 5/8 मीटर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 4 दूनी 8 और 9 10 11, 11/4, 11/4 मीटर लंबा हमारा ये तार है। अगर इसमें से हम 5/8 अगर इसमें से निकाल दें तो बचा हुआ जो तार है वो बराबर भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, वो 8 होगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 11 दूनी 22, 22 माइनस 5, तो हमारा जो तार है वो 17/8 मीटर का बचा हुआ है। यानी कि 17/8 जो है इसको अगर हम दो बराबर भागों में बांट दें तो ये इक्वल पार्ट हो जाएगा और फिर उसमें हम जो बड़ा भाग है उसमें ये हम जोड़ देंगे। तो 17/8 में हम 2 का भाग देंगे इसको बराबर भागों में बांटने के लिए, 17 गुणा 1/8 गुणा में 2, तो हमारा जो भाग है वो हो जाएगा 17/16। एक हिस्सा हमारा 17/16 भाग का आ गया। अब ये पूछा है कि बड़े भाग की लंबाई, भाई 17/16 प्लस 17/16 ये दो भागों में बट चुका है। अब 17/16 में हम जोड़ देंगे जो बड़ा भाग है वो 5/8, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 16 होगा, एक बार दो बार होगा, 17 एकम 17 प्लस 10 यानी कि 27/16। हमारा जो बड़ा भाग होगा वो होगा 27/16 मीटर का। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए, 16 × 16, 27 से 16 लेस करेंगे, हमारा आंसर होगा 11/16, एक सही 11/16 मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए गए, यानी कि एक क्यूब है जिसकी एक भुजा है वो 6 सेंटीमीटर की है। अब आगे कह रहा है कि इसको पिघलाकर 27 एक समान 27 क्यूब इसमें से बनाए जाते हैं, तो ये कह रहा है कि छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्यूब है इसका हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे बड़ा जो अपना घन है इसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे
तो क्या होगा, 6 का क्यूब करेंगे तो वो हमारा आएगा 216। अब 216 जो है वो 27 बड़े घन के बराबर है, 27 गुना x। मान लीजिए उसकी भुजा x है तो 27 का क्यूब करेंगे x क्यूब। हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा 216 किसके बराबर है, 27 गुना में x क्यूब के बराबर है। इंटरसेक्ट करेंगे, x क्यूब बराबर 216 बटे में 27। 216 में 27 का भाग देंगे हम, कितनी बार जाएगा, 27 अंठे 216, तो x क्यूब बराबर 8। इंटरसेक्ट करेंगे x को तो 8 का क्या होगा, क्यूब, इसका क्यूब रूट हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। तो हमारा जो छोटा घन है उसकी भुजा कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, 2100 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 2100 की प्राइम फैक्टर हमें कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टर करने का सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है एलसीएम मेथड। 2100 एलसीएम मेथड से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 0 5 0, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10। अब देखिए 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 + 5 10 + 2 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 3, रिमाइंडर 2 होगा, 3 7 21 1, 3 5 2 से 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 5 25, 5 5 7 एंड 7 1, यानी कि हमारे जो 2100 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7। इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसमें एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। एक कमरे की लंबाई, एक कमरा है भाई, उसकी लंबाई है 15 मीटर। कमरे की लंबाई कितनी है, 15 मीटर लंबाई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि संपूर्ण फर्श पर 15 × 12 सेमी रिमों की 7500 टाइल लगानी है। देखिए एक कमरा है जिसकी लंबाई है 15 मीटर और उस कमरे में जो टाइल है उनका साइज है 15 × 12 सेंटीमीटर, यानी 15 × 12 सेंटीमीटर की टाइल है और टाइलों की क्वांटिटी है 7500 टाइल, ठीक है। अब बताना क्या है हमें, कमरे की चौड़ाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइलों का जो एरिया है वो निकालेंगे और एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 7500 से, तो कमरे का कंप्लीट एरिया हमारे पास आ जाएगा 15 × 12। टाइल का जो एरिया होगा 15 × 150 और 15 × 2 30, 180 गुणा में 7500 टाइल है तो 7500 से गुणा कर देंगे। गुणा कीजिए, 3 0, 18 5 90, 9, 18 7 126, 126 और 9 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे जो टाइल का साइज था वो सेंटीमीटर में था, इसलिए इसको हम सेमी स्क्वायर में रखेंगे। ये हमारा कमरे का क्या आ चुका है, एरिया आ चुका है। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में हमें कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 × 100, तो 2 0 से 2 0 कट चुकी हैं, 2 0 से 2 0 कट चुकी हैं। कमरे का जो एरिया है वो है 135 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कमरे की जो लंबाई है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ × ब्रेड्थ। तो भाई कमरे की जो लंबाई है वो 15 मीटर है, 15 गुणा में x बराबर 135, ठीक है। तो x बराबर 135 बटे में 15, 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9, तो भाई कमरे की जो चौड़ाई है वो होगी 9 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए
यानी कि 9 मीटर। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। तो 99 में से 9 निकालेंगे तो 90। 2 अंकों की कुल संख्याएं हैं 90, यानी कि 46 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी? तो भाई देखिए, अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसमें उसके अंकों का योग करके अगर घटा दिया जाए तो वो हमेशा 9 से विभाजित होती है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। एक बार ट्राई कर लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमारा 2 अंकों की संख्या है 11, इनके अंकों का योग करेंगे 1 + 1 तो क्या होता है? 2। तो 11 में से 2 निकालेंगे 9 बचेगा। 9 हमेशा 9 से विभाजित होता है। कोई भी एक 2 अंकों की संख्या ले लीजिए, 21 है जैसे, मान लीजिए 21 माइनस अंकों का योग कीजिए, 2 + 1 3 हो गया। तो 21 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 18। 18 में भी 9 का भाग जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। 1/13 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13, ये हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 48। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद में हम डिवीजन सोल्व करेंगे। तो डिवीजन इसके अंदर है नहीं, और फिर हम क्या सोल्व करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 1/13 7 + 2 × 5 10 10 × 11 110 + 13 2 26। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। प्लस कर लीजिए भाई। 110 और 20 130, 130 और 7 137, 137 और 6 143। ओके, आगे हमारा जब ब्रैकेट ओपन होगा, देखिए हमारा यहां तक सॉल्यूशन हो चुका है, ब्रैकेट ओपन होगा तो भाई ब्रैकेट ओपन होता है, यहां पर सिंबल नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। कैंसिल आउट कर लीजिए इससे। 13 म्हणजे 13 एंड 13 म्हणजे 13, 11 × 1 11। तो हमारा आंसर इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 48 में आंसर होगा हमारा 11, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन सी। सॉरी क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। 6.6 + 6.06 6.006 एंड 66.6006, इनका सम करना है हमें। तो भाई इसके सामने कुछ नहीं है, 6 एंड 6 + 6 12, 1 रिमाइंडर, सॉरी 1 कैरी होगा। 6 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 21, 4 + 1 25, 2 6 + 2 8, 85.2666, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 में आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50। 0.0725 को सरलतम भिन्न में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? तो भाई देखिए सबसे पहले हम इसका जो डेस पॉइंट है इसे रिमूव करेंगे। पॉइंट है आफ्टर 1 2 3 4 डिजिट, 1 2 3 एंड 4 एंड 1, पॉइंट हट जाएगा तो हमारी फ्रैक्शन होगी 725/100000। 25 से कैंसिल आउट कर लीजिए। 25 4 जा 400, 25 2 जा 50, 2 2 5, 25 9 जा यानी कि 29/400। क्वेश्चन नंबर 50 में आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 29/400।
25, 45 एंड 75 का जो एलसीएम है वो क्या होगा। तो देखिए भाई, अगर किसी को एलसीएम नहीं आता है तो मैं एक बार डिटेल से समझा देता हूं, एक बार ध्यान से देख लेना। 25, 45 एंड 75, वैसे इसका जो एलसीएम है वो 225 होगा, पर एक बार हम डिटेल से इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 4 9, 3 से डिवाइड होगा भाई। फर्स्टली 25, 15 एंड 25, 3 से डिवाइड होगा 25, 5 एंड 25, 5 5 जा 1 जा 5 जा 5 1 1 1, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 225, यानी कि 225 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। तो भाई देखिए, 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1000 होती है, और 1000 के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर। 1000 के प्राइम फैक्टर होंगे 2, 500, 2, 250, 2, 125, 5, 25, 5, 5 and 5, 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। हमारा ऑप्शन इसमें है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है भाई, 72 एंड 180 का जो एचसीएफ है वो 36 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। ये दो तरीके से आप कर सकते हैं। हमारे पास नंबर है 72 एंड 180 एंड इनका जो एचसीएफ है वो 36 है। तो भाई आप सभी को पता होगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। देन 72 इनटू 180 अपॉन 36, 36 टू जा 72, 180 टू जा 360, यानी कि जो हमारा एलसीएम है वो 360 होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 53 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है 2 सही 1/17 भाग 7/10 गुणा 1 सही 1/33। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 17 दूनी 34 और 1 35, तो 35/17 हो चुका है ये। 33 से कम 33 और 1 34। ठीक है भाई, पहले डिवीजन सोल्व करेंगे। तो 35/17 गुणा में 10/7, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। गुणा में 34/33, 7 एकम 7, 7 5 35। ठीक है भाई, तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन। आगे अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। आगे कैंसिल आउट आई होप नहीं हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट अगर हम कैंसिल आउट करें तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 एंड आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। 10 5 50, 50 दूनी 100/33, तो हमारा आंसर होगा 33 3 99, 1 से 3/33, 3 से 1/33। तो हमारा जो क्वेश्चन 54 है इसमें अपना आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किमी प्रति घंटे की गति से, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ओके, 2:15 यानी 2:15 PM पर वो स्टार्ट होती है, तो 90 किलोमीटर दूर जाती है, ट्रेवल करती है वो 90 किलोमीटर, यानी कि हमारी डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है। तो भाई देखिए, ये पूछा है कि दूसरे स्टेशन पर वो कितने बजे पहुंचेगी। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस है हमारा 90 किलोमीटर, स्पीड है हमारा 72, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, यानी हमारा टाइम है 5/4। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो भाई 5/4 घंटे में 60 से गुणा कर लीजिए, 15 और 15 5 75 मिनट, यानी कि वो 90 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 75 मिनट कंज्यूम करेगी। तो भाई 75 मिनट्स में होता है 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। अब वो 2:15 पर वो स्टार्ट हुई, 1 घंटा 15 मिनट अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो 3:30 यानी 3:30 PM पर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। तो 55 में अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 56। क्वेश्चन नंबर 56, एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई 23 मीटर का अंतर है, लंबाई और जो चौड़ाई है उसमें 23 मीटर का अंतर है। यदि होल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई देखिए, एक आयत है, आयत का जो परिमाप होता है, रेक्टेंगल होता है, इसका परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ओके। अब ये कह रहा है कि लंबाई और जो चौड़ाई है इनके बीच का डिफरेंस है कितना है, 23 मीटर है, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 206, तो लेंथ प्लस ब्रेथ होगी 206, अपॉन्स में जाएगा 2 103, लंबाई प्लस चौड़ाई होगी 103। अब भाई एक चीज ध्यान दीजिए, लंबाई और चौड़ाई को अगर जोड़ा जाता है तो 103 आता है। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। यदि इन दोनों में से हम डिफरेंस निकाल दें तो लंबाई और जो चौड़ाई है वो इक्वल हो जाएगी, तो इसमें से डिफरेंस निकाल लीजिए 23 मीटर का, बचा कितना भाई 80 मीटर। तो भाई ये 40 इक्वल हो गया। अब ये कह रहा है कि लंबाई 23 मीटर ज्यादा है, तो इसमें 23 जोड़ दीजिए 63 मीटर, और ये हो गया 40 मीटर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, एल इंटू बी, 63 इंटू 40, 0 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 25, 2560 मीटर स्क्वायर, 2560 2560 कहां मिस्टेक हो गई भाई, 1 मिनट एक बार देख लेते हैं भाई कहां मिस्टेक हुई है। ओके 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 ओके, हमने 63 की जगह यहाँ इसको 64 काउंट कर लिया था, सॉरी सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई है। 0 4 3 12, 1 6 4 24 प्लस 125, 2520 यानी 2520 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 से ही 1/16 का दशमलव समतुल्य होगा, यानी कि भाई देखिए हमारी जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। फ्रैक्शन है हमारी 12 होल 1/16। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये हम दो तरीके से यहां पर सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मिक्स को सिंपल में कन्वर्ट कीजिए, 16 10 जा 160 प्लस 32 182 प्लस 183, 183/16, 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या होगा हमारा भाई 19, ओ सॉरी 16 1 जा 16 3, 16 2 जा 32, 1 रिमाइंडर होगा, पॉइंट लगेगा 0, डिवाइड नहीं होगा, दोबारा से 0 लगेगा 0, 16 6 जा, तो हमारा आंसर होगा 12.06। आगे भी अगर हम कर सकते हैं 4 आएगा, 0 16 2 जा 32, 8 16 5 जा 12.0625। ये तो था इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हम बात करें 12 प्लस 1/16, देन 1/16 को अगर हम डिवाइड करेंगे पॉइंट ऐड होगा, 0 ऐड हो चुका है, डिवाइड नहीं होगा, अगेन 0 ऐड करेंगे डिवीजन ब्रेक के रूल के अकॉर्डिंग, 100 हो गया, 16 6 96, 96
रिमाइंडर होगा 4 0 16 टू 32 रिमाइंडर 8 होगा 16 5 जा 12 प्लस 0.0625 12.0625 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपए 1800 हो जाएंगे। भाई हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1500 रुपए है, अमाउंट है हमारा 1800 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 8%, देन हमें टाइम फाइंड आउट करना है। और भाई टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। 100 हो गया, SI है हमारा 1800 माइनस 1500 300 अपॉन प्रिंसिपल है हमारा 1500 इंटू 8। ओके, कैंसिल आउट कीजिए, 20 से 20 कैंसिल आउट होगा, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 20, 4 टू जा 8 एंड 4 5 जा 5/2, 2 होल 1/2, यानी कि 2 सही 1/2 वर्ष यानी कि 2.5 साल। और जो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी तथा उसकी बिक्री खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी। भाई प्राइस है, प्राइस में 20% डिक्रीज होती है एंड इसकी जो डिमांड है वो 20% से इंक्रीज होती है। तो दुकान की बिक्री पर इसका असर क्या है। तो भाई देखिए, मान लीजिए साइकिल की कीमत 100 रुपए थी और डिमांड भी हमारी 100 है, तो भाई हमारी जो प्राइस थी वो 100 रुपए थी, 20% डिक्रीज होगा तो ये 80 रुपीज हो जाएगी। डिमांड हमारी 100 रुपए थी, 20% इंक्रीज हुई तो 120 हो जाएगी। अब देखिए पहले भी 100 थी अब भी 100 है, तो हमारी जो 100 साइकिलों के लिए हमें कितना देना पड़ेगा 10,000 रुपए। और अब 9600, तो भाई देखिए इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, 400 बटे 10,000 गुणा में प्रतिशत जोड़ने के लिए 100, 20 से 20 हटाओ, 20 से 20 हटाओ, 4% लॉस यानी कि 4% की कमी होगी इसमें। ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, मैथमेटिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। ट्वेंटी डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 16 डिवाइड बाय 8 एंड into 2 plus 10 divided by 5 into 3 plus 2। क्वेश्चन नंबर 60। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। 4/2 प्लस 2 गुणा में 2 प्लस 5 दूनी 10, 2 गुणा में 3 प्लस 2 यानी कि 5। ठीक है भाई, आगे करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, 4/2 प्लस 2 गुणा में 2 प्लस 2 गुणा में 5, भाग देंगे 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा में 5, 2 प्लस 2 4, सॉरी 2 गुणा 2, 2 प्लस 2 गुणा 2 4 प्लस 5 दूनी 10, 10 और 4 14 और 2 16, तो हमारा आंसर होगा 16 और ये ऑप्शन हमारा है सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा आंसर होगा सी। आई होप आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला पार्ट है हमारा हिंदी का, हिंदी को हम सोल्व करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड पार्ट है हमारा हिंदी लैंग्वेज का। वैसे इसमें थर्ड पार्ट जो होता है वो लैंग्वेज का होता है,
और हमने हिंदी लैंग्वेज चूज़ की है और आज हम हिंदी के पेपर का ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो थर्ड पार्ट है वो हिंदी का है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसमें अब ध्यान से देखेंगे तो टोटल इसमें 20 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो पहला जो पार्ट है हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। निर्देश, इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो ध्यान से पढ़ेंगे। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, यानी कि इसमें 4 अनसीन पैसेजेस हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं, यानी कि प्रत्येक जो अनुच्छेद है यानी कि पैराग्राफ है इसमें 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें, बिल्कुल सावधानी से तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो ए, बी और सी और डी होने वाले हैं। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है, उस उत्तर को हमें चुनना है और हमारी OMR शीट में फिल करना है। तो चलिए, सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। आकर्षित करना मतलब सम्मोहित करना। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे, टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। ये हमारा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ में 61 क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के खालिस्तान बनाए। तो भाई प्रत्येक परिवारों ने चिकनी मिट्टी के क्या बनाए? खिलौने और बर्तन। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 61 में जो आंसर होगा वो होगा खिलौने और बर्तन। क्वेश्चन नंबर 62, हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर पा रहे थे। फलों में और असली में यानी कि कौन से फलों में? अगर आप ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो देखिए, कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया और ऐसे उत्तम आकारों और रंगों से सेब, संतरे और टमाटर देखे, यानी कि कौन से फल? कृत्रिम। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 में बी होगा। कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर पाना मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 63, ऐसे शब्द है, ऐसे यानी सच शब्द है। ऐसे क्या है भाई? तो ध्यान से देखिए, ऐसे एक जो है वो क्रिया विशेषण का शब्द है। तो 63 में ऑप्शन बी हमारा एक्यूरेट होगा। भेद का समानार्थी शब्द क्या होगा? भेद करना मतलब अंतर करना। भेद भाई एक दूसरे में भेद करना, एक दूसरे में अंतर करना। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, प्रत्येक का वही अर्थ है जो खालिस्तान का है। प्रत्येक मतलब हर एक, प्रत्येक यानी सभी। तो भाई विशिष्ट भी नहीं है, सटीक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें आएगा हर एक, यानी कि इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, हर एक। क्वेश्चन नंबर 65 तक हम सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद 2 को ध्यान से हम पढ़ेंगे। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर में पानी में कुछ बतख थे। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, हरीश पार्क में अपने खालिस्तान के साथ खेल रहा था। तो भाई इसमें दे रखा है अपने मित्रों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 66 में हमारा ऑप्शन होगा सी, मित्रों के साथ खेल रहा था। हरीश तालाब में कूदा। हरीश तालाब में क्यों कूदा भाई? हरीश तैरना चाहता था तो छपाक से तालाब में कूद गया। तो ऑप्शन 67 में क्या आएगा? ऑप्शन ए।
तैरने के लिए हरीश तालाब में कूदा। क्वेश्चन नंबर 68, मौसम खालिस्तान था। मौसम कैसा था भाई? तो अपना जो पैराग्राफ है इसमें ध्यान से देखेंगे। रविवार का दिन था, हरीश पार्क में खेल रहा था, तालाब में तैरना चाहता था, छपाक से कूद गया। तो हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद ले रहा था। तो हल्की धूप का मतलब क्या है? बहुत गर्म नहीं, थोड़ा गर्म। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 68 में आएगा थोड़ा गर्म। मौसम थोड़ा गर्म था क्योंकि धूप निकली हुई थी। तालाब में और कौन था? तो तालाब में कौन था भाई? देखिए, तालाब में पानी में कुछ बतखें थी, बतख उसमें तैर रही थी। तो इसमें क्या आएगा? कुछ बतखें। क्वेश्चन नंबर 70, गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा कि खालिस्तान का। गोता लगाना शब्द का अर्थ क्या होगा? तो गोता लगाना भाई कूदना, फिसलना तो नहीं हो सकता, तो कूदना आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन सी। पैराग्राफ नंबर 3, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को सम्मिलित किया जाता है। कौन सी श्रेणी में आते हैं? रेंगने वाली श्रेणी में। और रेंगने वाली श्रेणी में कौन आते हैं? मगरमच्छ, छिपकली और कछुए। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ में ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन के लिए वे अन्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो सांपों को सुरक्षित रखती हैं। सांप को खालिस्तान कहा जाता है। तो सांप को भाई रेंगने वाला कहा जाता है, जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते? तो भाई हमें पैराग्राफ को ध्यान से देखना होगा। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं? देखिए, मरुस्थलों में। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते? मरुस्थलों में। पैराग्राफ को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, सांपों का या की कमजोर होता या होती है? सांपों का क्या कमजोर होता है भाई? सांपों की जो दृष्टि है वो कमजोर होती है, क्योंकि वो सूंघने की क्षमता उनकी अधिक होती है। तो इसलिए क्या आएगा? ऑप्शन डी। सांप को चोट लगने से बचाती है। क्या बचाती है सांप को चोट लगने से? उनकी सल्क यानी उसकी बाहर की कोशिकाएं। देखिए, इसमें आपको बता रखा है कि सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? सल्कों से। तो जो उसकी सल्क होती हैं वो उसको बाहरी चोट लगने से बचाती हैं। जीवित रहना शब्द का क्या अभिप्राय है? जीवित रहना, जीना। भाई जीवित रहने का मतलब जीना है, चलना भी नहीं होता, संबंधित होना भी नहीं होता और पलायन करना भी नहीं होता। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 75 में आएगा ए, यानी कि जीना। पैराग्राफ नंबर 4, दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। चर्बी का मतलब वसा है भाई। लोग भिन्न भिन्न पशुओं में दूध पीते हैं, पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों होती हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध में से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय अधिक हानि होती है। लोग पशुओं का दूध पीते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 में आएगा बी, भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। इस खालिस्तान स्थानों में ऊंट होते हैं। तो भाई कौन से स्थानों पर ऊंट होते हैं? गर्म स्थानों में पाए जाते हैं, मरुस्थल एरिया में पाए जाते हैं, शुष्क स्थानों पर। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें खालिस्तान दूध मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 78, तो बहुत सारा दूध उन्हें मिलता है। यह है खालिस्तान है कि जिस दूध का हम प्रयोग करते हैं वह शुद्ध हो। यह आवश्यक है, जैसा कि हमें लास्ट में बताया गया था कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए, तो यह आवश्यक है। हानि का अर्थ है, हानि का मतलब नुकसान होना यानी क्षति होना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 80 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने अपना नवोदय का पेपर सोल्व कर लिया है। कितना स्कोर किया है वो जरूर बताएंगे। धन्यवाद।